नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं। वो प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के तहत भूगोल 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 70 प्रश्न पूछे गए थे जो कि विषय से आधारित थे तथा 30 प्रश्न जो है आपके जीएस के होते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कूट क्या दिया हुआ, कथन क्या दिए हुए उनको पहले देख लेते हैं। कथन है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है, आप खुद सोचिएगा। अगला जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। पहला जो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि पेड़ पौधे एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये पूर्णतः गलत है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टानों में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है कि सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूगर्भिक इतिहास में निर्मित हुई तथा वर्तमान में आग्नेय चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया बंद हो गई। अब ये देखिए कि यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में कह रहे हैं कि वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई, ये पूर्णतः गलत है। तो जो 3 आपके कथन दिए हैं उनमें केवल आपका जो पहला कथन है वही केवल सही है, उसके अलावा दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो वर्तमान में जो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो भी अभ्यंतरिक स्थल रूप बन रहे हैं या बहिर्जात जो बल के द्वारा जो स्थल रूप बन रहे हैं, वो सभी बन रहे हैं, आग्नेय चट्टानें ही बन रही। तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। तो आपके जो कूट दिए हुए हैं कि केवल 1 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 1 3 सही है, सभी 1 2 3 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही है, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से आप लगा लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए केंद्र मतलब फोकस, अभिकेंद्र, यहाँ पे अधिकेंद्र होना चाहिए, इपिसेंटर, कोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां भूकंपीय जो घटनाएं होती है उसका सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले वायुमंडल में जो रेडान गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि भूगर्भिक हलचल की वजह से जो रेडान गैस है उसका रिसाव होता है और इस गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस प्रदेश में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस तरह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहां से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां सबसे पहले अनुभव की जाती हैं भूकंपीय तरंगें वो सभी क्या कहलाती हैं, भूकंपीय अधिकेंद्र कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहरोविसिक असंबद्धता मतलब मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी डैश 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 के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट के मेंटल के बीच में, निचली मेंटल बाह्य कोर के बीच में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो जो मोहरोविसिक असंबद्धता पाई जाती है वो पाई जाती है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, मतलब कि क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग उसके बीच में पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, ये आपको याद करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की सतह से नीचे 700 किलोमीटर की गहराई पे एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कहते हैं रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को डिवाइड करती है। अब आपसे पूछा गया है कि निचली मेंटल और कोर बाह्य कोर को कौन डिवाइड करता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसी तरह से बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन डिवाइड करता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब आपको एक चीज और बता दें कि जो ऊपरी क्रस्ट होता है और निचली क्रस्ट होता है उनके बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट भी 2 भाग में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर उसके बाद कोर में अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा क्या हो गई, 3 परतें थी उसमें 6 पार्ट हो गए। अब सभी जितनी भी असंबद्धताएं हैं उनके बीच में पाई जाती है उनको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि कोई न कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको इस तरह का प्रश्न बनना ही बनना है।
तो आपको पहले से ही तैयार रहना अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होना चाहते हैं। तो आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करते हैं उनको आप हल्के-फुल्के मत सॉल्व किया करिए। एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब की विकल्प को आप दिमाग में तैयार रखिएगा। तो आपको बताते चलें कि जब भूपटल से मेंटल की ओर संपर्क में जो पी वेव्स जाती हैं तो उस समय जो उनका वेग है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और उसी से पता चलता है कि वहां पे कोई एक असंबद्धता पाई जाती है और जो असंबद्धता पाई जाती है उसे ही कहते हैं क्या, मोह असंबद्धता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉन्सेप्ट दिया गया, किसने दिया था, जॉली ने, होम्स ने, डेली ने या जेफरीज ने। तो ये सिद्धांत दिया था जेफरीज महोदय ने। तो पर्वत के निर्माण संबंधी जो 4 प्रमुख जो है सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं आपको रट लेना है। पहला है तापीय संकुचन का सिद्धांत जिसे जेफरीज ने दिया था। खिसकते महाद्वीपों की परिकल्पना का सिद्धांत जो डेली महोदय ने दिया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट्स हाइपोथेसिस। इसी तरह से संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और उसके बाद तापीय चक्र सिद्धांत या थर्मल साइकिल कॉन्सेप्ट जो है जॉली महोदय ने दिया था। तो इस तरह से आप सभी तरह के जो भी विकल्प हैं उनसे क्या प्रश्न बन सकता है वो भी आप याद करते हुए चलिएगा। हमारे इन प्रश्नों को सॉल्व कराने का मकसद यही है, नहीं तो आपको कहीं से भी ये प्रश्न मिल सकते हैं। आपको मकसद ये है कि आपको आइडिया देना जिससे कि आप आसानी से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीका है उसको आप बदलें और जो प्रश्न पूछा गया उसका एक विकल्प सही है तो शेष जो 3 विकल्प बचे हुए हैं उनके लिए क्या प्रश्न बन सकता है या चारों विकल्प मिला के क्या प्रश्न बन सकता है। इन सब को सोचते हुए अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुकने वाला नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में घटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां दी हुई हैं। तो नदी के जल द्वारा क्या बनेगा, नदी के जल द्वारा आपका जो है गोखुर झील बनेगी। ठीक है, ऑक्सबोल लेक वो तो कंफर्म है। हिमनद द्वारा क्या बनेगा, तो हिमनद द्वारा आपका ड्रमलिन बनेगा। भूमिगत जल द्वारा क्या बनेगा, तो भूमिगत जल द्वारा लैपीज बनेगा। पवन के द्वारा क्या बनेगा, आपका जीवगन बनेगा। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। ए का जो बनेगा 3। ठीक है, तो आपका 3 का क्या है, 3 का ए, तो 3 का ए यहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हिमनद आप देखिएगा तो ड्रमलिन। 2 का बी, तो 2 का बी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 का बी आपको देख लीजिएगा। तो आप क्या करना है कि आपको इसी तरह से इसको मिलाना है अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। दूसरा है कि पीलियन तुल्य जलवायु सबसे भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। तीसरा है कि भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और डी नंबर दिया हुआ है कि जब ज्वालामुखी मतप्राय हो जाती है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही नहीं है कौन सा, सी नंबर, क्योंकि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी ना होकर के क्या है, एक एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें उद्गार एक बार होता है, उसके बाद शांत पड़ जाते हैं और फिर कभी-कभी उद्गार होता है। ठीक है, तो इनके जो उदाहरण हैं वो इटली का विसुवियस है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ है, जापान का फ्यूजियामा है कि नहीं। और जो स्ट्राम्बोली हमने जैसा कि आपको बताया कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अब स्ट्राम्बोली को और किस उपनाम से जानते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपर्दन चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए अपर्दन का भौगोलिक चक्र जो कि WM डेविस ने दिया था, ये सही है आपका। दूसरा है पेडी प्लेनेशन का जो चक्र है वो आपका एलसी किंग ने दिया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद सवाना का जो है अपर्दन चक्र मोरिसावा, तो मोरिसावा ने नहीं दिया था। अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था पुश एवं थॉमसन महोदय ने। ठीक है, और एपिसोडेमिक अपर्दन चक्र दिया था SA सुम महोदय ने। तो आपको इस तरह से पूरी तरह से याद कर लेना है। और जो मैरी सावा महोदय थे उन्होंने टेक्नो ज्योमेट्रिक मॉडल दिया था। ठीक है, और जो लासन महोदय हैं उन्होंने पैन फैन दिया था।
अब आप मुझे बताइए कि पैन प्लेन शब्द किसने दिया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संलयन या जलयोजन। तो ये जो है कहलाता है जलयोजन, ठीक है, हाइड्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए खंडित डेल्टा, प्रत्यक्त डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा या चापाकार डेल्टा। तो जो सागरीय लहरें या धाराओं द्वारा नदियों के जो डेल्टा में बदलाव किया जाता है या नष्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं खंडित डेल्टा, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि विश्व में परित्यक्त डेल्टा, चापाकार डेल्टा और ज्वारनदमुखी डेल्टा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से। जैसे ज्वारनदमुखी जो डेल्टा होता है उसका उदाहरण आप बताइएगा। इसी तरह से आप परित्यक्त डेल्टा का क्या उदाहरण हो सकता है वो आप बताइएगा। जैसे चापाकार का क्या हो सकता है, चापाकार जैसे आपको मालूम है कि इंडस का डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद नील नदी का डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा हो गया। जैसे पंछीनुमा डेल्टा है तो पंछीनुमा आकार का जो डेल्टा बनता है वो आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा बनता है। तो इसी तरह से आपको अब दो है आपके पास कि परित्यक्त डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है जो विश्व में प्रमुख जो नाम जाना जाता है, और ज्वारनदमुखी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आपको कूट मिलाना है, और कूट कैसे मिलाना है, ये आपका हो गया है। हाँ, आपका जो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है। मेघ मतलब क्लाउड है, सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा क्लाउड मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या पच्छाव कपासी मेघ। तो जो है आपका जो उत्तर है वो है आपका पच्छाव कपासी मेघ। तो आपको मालूम है कि मेघ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं उनको आपको देखना है एक बार, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और ओसांक। तो जो सघन संघनन की गुप्त ऊष्मा से जो मिलने पर जो ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में कमी होती है उसे कहते हैं आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक है, वेट आइडियाबेटिक टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए BSH, उसके बारे में दिया हुआ कि यह उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक है। तो ये आपका जो है सही है, ठीक है, एस से याद रखना स्टेपी हो जाए। फिर उसके बाद CF जो है वर्ष भर वर्षा और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। तो C मतलब कि ये आपका मिड लैटिट्यूड का हो गया, मीसोथर्मल हो गया, और F का मतलब फुल टाइम मतलब कि साल भर वर्षा का प्रतीक है। तो ये आपका सही हो गया। फिर उसके बाद AW जो है समाना दिया हुआ है, मानसून जलवायु संक्षिप्त, ये तो ये आपका गलत हो गया है। अगर M होता तो वो फिर मानसूनी होता, ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। ये जबकि है किस चीज का, ये है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और जो लास्ट वाला वो भी देख लेते हैं, DF आर्द्र शीत जलवायु कोई शुष्क ऋतु नहीं, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका C नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्पेन एवं फ्रांस में उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं सिरक्को, बोरो या फिर मिस्ट्रल या फॉन। तो आपकी ये कहलाती है मिस्ट्रल कहलाती है। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इसमें से हवा है जो कि ब्लड रेन करती है, समझे, रक्त वर्षा करती है। कौन सी हवा है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है, सीक्वेंस कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं असंतृप्त वायु, संघनन, ओसांक, वर्षण। मतलब कि सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। बी जो ऑप्शन है कि असंतृप्त वायु, ओसांक, संघनन, वर्षण। तीसरा है ओसांक, असंतृप्त वायु, संघनन, वर्षण। और जो चौथा विकल्प है असंतृप्त वायु, संघनन, वर्षण और ओसांक। तो जो सही क्रम है वो है अनसैचुरेटेड एयर या असंतृप्त वायु, ड्यू पॉइंट, ओसांक, संघनन, कंडेंसेशन
और उसके बाद वर्षण प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो आपका सही हो गया। अब आपको बताते चलें कि जो संघनन की प्रक्रिया, संघनन क्या होता है कि जब गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो संघनन होता है। ठीक है, और यदि हवा का तापमान उषांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायु दाब और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया पर। अगला जो है फिर कूट मिलाना। सूची एक तरफ सूची में दिए हुए चक्रवात के प्रकार, मतलब कि उस स्थानीय क्षेत्र में कौन से चक्रवात किस नाम से जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो टाइफून है, टाइफून कहाँ है, तो आपको मिला देना है कि चीन में होगा। ठीक है, तो आप टाइफून मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद बेंगियाओ, ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हरिकेन, ये आपका यूएसए हो जाएगा। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप अगर मिलाएंगे तो ए का डी, बी का सी, तो डी सी, और 3 का आपका जो है बी, तो आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर संकरी प्रवाह पट्टी में प्रवाहित होती हैं। तो ये आपका सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध में तो नहीं होता है, ये दोनों गोलार्धों में होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और भी जो स्टेटमेंट उनको भी देख लेते हैं कि इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए होता है, मतलब कि ये साइनसोइडस होते हैं। ठीक है, मतलब कि मिएंडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो डी ऑप्शन है कि जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका बी नंबर जो है सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कि अगर आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, और ये है कि आपका जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप की तैयारी हो जाएगी, आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो आपको इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि जो जेट स्ट्रीम है क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की क्षैतिज पवनें हैं। ठीक है, जिनकी जो वेग है वो हाँ, पहले इनको जानना है कि ये लगभग 150 किलोमीटर जो है मतलब कि लंबाई में एवं 2 से 3 किलोमीटर की मोटी जो है चौड़ी पट्टी में सक्रिय रहते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ठीक है, और सामान्यतः ये जो है उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जो है मिलते हैं। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, दूसरा कारण है, और फिर कूट दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये सही है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करती है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, और पहले की व्याख्या दूसरा कर रहा है। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प देखिएगा पलट दिया गया है, ट्रेडिशनल नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और जो डी नंबर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल। तो ये आपका जो है क्या है, सही है। अगला है कि वायु का अभिसरण होना, तो इसको भी सोचिएगा आप। तीसरा है कि एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, और जो चौथा है कि उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। तो वायु का जो अभिसरण है वो नहीं होना चाहिए वायु राशियों की जो है उत्पत्ति के लिए, एक दशा सही नहीं है। तो जो जो दशाएं होनी चाहिए वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए वो प्रमुख रूप से हैं कि उनकी एक यूनिक टेम्परेचर और यूनिक जो है ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, वैसा कोई एक एरिया होना चाहिए। दूसरा है कि वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, और उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य, तो दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य मतलब कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र सही है। फिर उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है आपका पर्थ का जो रीजन है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नहीं पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि दक्षिणी जो यूरोप है उसमें पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो ठीक है, ये आपका जो है विकल्प सही नहीं है।
और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, तो ये आपका सही है। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपको बताते चलें कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु उसका जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, मतलब मध्य अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे होता है। और इस प्रकार की जलवायु की एक विशेषता होती है कि इसमें जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, ना कि शुष्क ऋतु में होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु एवं मध्य जलवायु के बीच में पाया जाता है। और जो विश्व में इनका जो वितरण है वो मुख्य रूप से आपका दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया का पार्ट है। उसके अलावा मतलब कि जो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र वहां के अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उसमें जो है मध्य कैलिफोर्निया में, दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप उसमें मध्य चिली में, और उसके बाद अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका देश के दक्षिणी भाग में और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इसको आपको रट लेना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है 1:3000, जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 1:1000, 1:6000, 1:9000, 1:27,000। तो जो आपका 3 गुना छोटा करना है तो आपका जो है RF हो जाएगा 1:9000। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर इसी मानचित्र को 3 गुना बड़ा करना हो तो उत्तर क्या होगा? वो आपका काम है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए हुए एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच सहसंबंध गुणांक 3.5 है, सही है। प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, तो ये भी आपका सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है, तो जो HD का स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है, ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद ये मतलब कि आपको कहना क्या है कि सही कथन का चुनना, तो ये आपके जो शुरुआत के ये जो 3 कथन हैं ये आपके जो है सही नहीं है। जबकि जो चौथा कथन है कि लारेंज वक्र किसी सम्यक श्रेणी के अपविकिरण को प्रदर्शित करने की एक आरेखीय विधि है, तो आपका जो है विकल्प सही है वो आपका जो है क्या है, D नंबर सही है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा कथन नहीं सही है, अचानक दिमाग बन जाता है, भले आप सही से पढ़े हों, या कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कथन नहीं सही है तो आप सही पढ़ लेते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत होने पे ही आपका जो है सिलेक्शन रुक जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए भूमध्य रेखीय प्रदेश में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपध्रुवीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब पोलर रीजन में और जो है ट्रॉपिकल रीजन में। तो आपको बताना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है खारापन होगा, सबसे ज्यादा सैलिनिटी समुद्र की कहाँ पे होगी, तो वो है आपका जो है सब ट्रॉपिकल जोन में। और आपको बताते चले कि जो महासागरों में सर्वाधिक लवणता है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, और इसका कारण है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण अधिक मात्रा में वाष्पीकरण का होना एवं वर्षा अपेक्षाकृत कम होना। इसीलिए इस क्षेत्र में महासागरीय जो जल की लवणता है या खारापन है वो 36 मतलब 36/1000 होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समुद्री धाराएं दी हुई, दूसरी तरफ महासागर का नाम दिया हुआ है, तो आपको IOCO की जो धारा है वो आपको मिलाना है। IOCO की धारा आपकी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से है, ठीक है। फिर उसके बाद वेनेजुएला की जो धारा है वो आपकी जो है क्या है, वेनेजुएला की धारा आपको सोचना है कि कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है, और कनारी की जो जलधारा है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो आप इसी तरह से इसको सीक्वेंस से मिला देंगे और आपका जो भी विकल्प सही होगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला है कि महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है।
तीसरा है कि अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मंगतट के समानांतर मिलती हैं, तो ये भी आपका जो है गलत है। तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो मुझे समझ में आ रहा है सही है। तो आपका कोड दिया हुआ कि केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक दो सही है, या दो तीन सही, या फिर एक दो तीन सही है। तो आपका जो सही है वो है केवल दो। ठीक है। अब जो है आपको बताते चलें कि जो महाद्वीपीय मंगतट होता है वो महाद्वीप का ही एक भाग होता है, और जिस पर जो सागरी जल का विस्तार पाया जाता है, और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग में 200 मीटर या 100 फैदम होती है। इसकी जो औसत ढाल है वो 17 फीट पर मील होती है, या 1 डिग्री से वो आपके आसपास होती है, और संपूर्ण महासागर के क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर जो है महासागरीय मग्नतट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं डार्विन महोदय, मरे महोदय या डेली महोदय। तो ये दिया था मरे महोदय ने। अब आप मुझे बताइएगा कि जो डार्विन है, डार्विन महोदय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और डेली ने जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है, मतलब कि कौन सा जो है सही दशा है जिसमें प्रवाल का विकास हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई, दूसरा है 35 से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता, तीसरा है नदियों का शुद्ध जल, चौथा है महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री होना। तो आपको बताते चले कि जो प्रवाल का जो सही विकास है वो 100 मीटर ना होकर के 60 से 70 मीटर तक गहराई तक होता है। ठीक है, लगभग में 200 फीट से 250 फीट तक। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि 35 प्रति हजार महासागरीय लवणता, तो महासागरीय लवणता भी 27 से 30 प्रति हजार होनी चाहिए, ना कि इतनी। और नदियों के मुहाने पर अगर शुद्ध जल है तो वहां पे भी विकास नहीं होता। चौथी जो दशा है वो है आपकी कौन सी, कि महासागरीय जल का तापमान 20 से 22 डिग्री। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत सही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, क्लोरीन जो है आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपको बताते चलें कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1824 में जोसेफ फॉरियर द्वारा की गई थी, और 1896 में पहली बार स्वेंटी आरहेनेस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई थी। और हरित गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अन्य हाइड्रोजन गैसें आती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बायोम, इकोटोन, बायोटोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं संक्रमणिका या फिर इकोटोन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोड एक तरफ सूची एक दी है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई। पहली सूची में जो है पोषण स्तर दिए हुए हैं, दूसरे में जीव दिए हुए हैं। तो स्वपोषी कौन होता है, तो आपको घास लगा देना है कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो आपका ए का जो है आपका मिल जाएगा क्या, बी। ए का बी हो गया। फिर उसके बाद शाकाहारी क्या होता है, तो शाकाहारी आपका जो है क्या होता है, भेड़ होता है। तो आपका इन दूसरे का सी हो गया। तो बी और सी पहले आपका लग गया। मांसाहारी कौन होता है, तेंदुआ होता है, तो आप डी लगा देंगे। सर्वाहारी कौन है, मानव है। तो आप पहला ही विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, आप आसानी से लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनसे और भी बहुत से प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह के आपको बताते चले कि यूपी पीजीटी के जितने भी पेपर्स अभी तक आए हैं सन 2000 से लेके 2016 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के वीडियोज प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा, पूरा अपलोडेड है। आप ध्यान से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टीजीटी के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी अपलोडेड है 2000 से लेकर वर्तमान तक। और अब आप हम लोग जो है यूपी हायर अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद नई नई श्रृंखलाएं जो है करेंगे, और भूगोल पे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं पॉसिबल वो सब अपलोड करेंगे। तो आप जो है चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो प्रश्न अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्टसोन, हम्बोल्ट, रिटर और बैरेज। तो जो है ये कहा था आपका कार्ल रिटर महोदय ने, और इन्हें जो है आर्म चेयर भूगोलवेत्ता, आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी अर्धकुंडे या भूविज्ञान, और इनके अनुसार
पृथ्वी मनुष्य के लिए है एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है और इन्हें जो है रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं अवस्थिति मतलब लोकेशन, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, प्रादेशिक विश्लेषण, रीजनल एनालिसिस या उपरोक्त में से सभी सही मतलब सभी सही है। तो कौन सा आपका सही है? सभी सही है, सभी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम है अनुक्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूनान, रोमन, अरब, अंध एवं युग अंधयुग। ठीक है, फिर उसके बाद रोमन, अरब, यूनान, अंधयुग, यूनान, रोमन, अरब, यूनान, रोमन, अंधयुग और अरब। तो ये आपका जो है कौन सा डी नंबर जो है ऑप्शन मेरे हिसाब से सही, डी नंबर, हाँ डी नंबर आपका जो है सही है। तो सबसे पहले यूनान आए, फिर रोमन आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका अरब आए, फिर उसके बाद अंधयुग आया, फिर उसके बाद आपका जो है अरब आए। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसे यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है और भूगोल के नामकरण और उनको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो यूनानियों को दिया जाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि उसके बाद जैसे ही साम्राज्य का पतन हुआ, अंधयुग आया और इसमें भौगोलिक ज्ञान की प्रगति नहीं हुई। फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल में भूगोल के क्षेत्र में पुनः अन्वेषण कार्य शुरू हुए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में स्कूल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस स्कूल से संबद्ध विद्वानों के नाम दिए हुए हैं। जैसे आपका जर्मन, तो जर्मन से जो है आपके अल्फ्रेड हेटनर महोदय जुड़े हुए थे, तो एक का ए आपका सही हो गया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी के कौन थे? जीन ब्रून्स थे, तो आपका 2 का सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रिटिश से कौन थे? तो ब्रिटिश से एजे हर्बर्टसन महोदय थे, तो आपका डी सही हो जाएगा, तो डी सही होगा। अमेरिकन कौन थे? अमेरिकन मार्क जेफरसन थे, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है कि हेटनर, जेफरसन और ब्रूंज और हर्बर्टसन इन्होंने प्रमुख कार्य क्या किया भूगोल में, उनको आप क्रमबद्ध रूप से एक एक करके बता दीजिए। जैसे जेफरसन महोदय ने क्या किया था? जो प्रधान शहर होता है या प्राइमेट सिटी, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा जो सेंट्रल प्लेस वो टर्म दिया था। इसी तरह से ब्रून्स और हेटनर और हर्बर्टसन ने क्या किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। केवल एक एक आपको बताना है, ज्यादा नहीं बताना। जो अंतिम प्रश्न है इस जो वीडियो का वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन दिए हैं ज्योग्राफिक ह्यूमन, जीन ब्रून्स, तो ज्योग्राफिक ह्यूमन सही है। फिर उसका ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश सीज डडले स्टाम्प, तो ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सीज ये डडले स्टाम्प का नहीं बल्कि ये किसका है? आपका मैकेंडर महोदय का है। ठीक है, तो आपका जो है ये गलत सुमेलित है। ठीक है, अब जो है उसके बाद ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये आपका जो है पीटर हैगेट का है। और उसके बाद जो चौथा विकल्प है कि द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ये एस.डब्ल्यू. बुलविच का सही है। तो ये जो है आपके ए, सी और डी सही है, जबकि आपका जो बी है वो आपका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है उसके अंतर्गत, वो है कि निम्नलिखित में से कौन आचार परक भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए गिलबर्ट व्हाइट, डब्ल्यू के किर्क, पीटर गोल्ड, यीफी तुआन। तो आपको बताते चले कि जो शुरुआत के ए, बी, सी है ये आचार परक भूगोल से संबंधित थे, जबकि ये फ्यूतुआन आचार परक भूगोल से ना संबंधित होके ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या मानववादी भूगोल से संबंधित थे और मानववादी भूगोल का जनक यीफुतुआन को कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो आचार परक ज्योग्राफी है इसकी जो शुरुआत की थी वो किर्क महोदय द्वारा 1951 में की गई थी। अब आपको बताते चले कि 1960 के दशक में भूगोल में परिणात्मक क्रांति के विरोध में आचार परक क्रांति का आगमन हुआ और इसके विकास के जो प्राथमिक चरण था उसमें किर्क, राइट, हैगेस्टैंड, गिलबर्ट, व्हाइट, उल्पर्ट, ब्रुफील्ड, डाउन्स, बर्टन इत्यादि विद्वान आए थे। ठीक है, जो पहले मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे वो भी बाद में आचार परक क्रांति के अंतर्गत आए। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुभववाद, नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण, दोनों, ए, बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पॉजिटिविज्म आया था उसकी अवधारणा जो इस आधारित थी वो थी अनुभववाद पे और नियमों एवं सिद्धांतों के निर्माण पे। तो आपका जो सी नंबर विकल्प है वो आपका सही है। अब आपको बताना है कि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है।
अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उस पे आपने काम किया होगा, उसको आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और तैयार किया होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में मानचित्रण विधि दी हुई है, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स दी हुई है, मेथड्स दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ किस प्रकार के मानचित्र उन विधियों द्वारा बनते हैं वो दिए हुए हैं। तो सम्मान रेखा दिया हुआ है, सम्मान रेखा का मतलब आइसोलाइंस दी हुई है। अब आइसोलाइंस किससे जुड़ी हुई है वो आपको देखना है, इस तरफ खनिजों के वितरण से, तापमान के वितरण से, भूमि उपयोग से, जनसंख्या घनत्व से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तापमान के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोथर्म, आइसोथर्म और आइसोलाइन। ठीक है, आप मैच कर लेंगे। इसी तरह से जो वर्णमात्री है या कोरोप्लेथ है, उसका जो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, जनसंख्या के घनत्व को, वितरण को दिखाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है कि रंगत रेखी या कोरोक्रोमेटिक, ये जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, वो आपका जुड़ा हुआ है भूमि उपयोग से, लैंड यूज से। अगला जो है आपका वर्ण प्रतीकी या कोरो स्कीमेटिक, ये जो है आपका है जिस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं वो है खनिजों के वितरण से संबंधित मानचित्र। तो आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। आपका जो है ए का आप लगा देंगे बी, 2 का आप लगा देंगे, 2 का आप कौन सा लगाएंगे, 2 का डी। तो बी और डी आपके ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो 3 नंबर है, 3 का आप लगा देंगे सी, तो आपका 3 का सी और 4 का ए। तो आपका ए नंबर जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित पिरामिड है, ऑप्शन दिए हुए मानारेख, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख या त्रिविमीय आरेख। अब जो है ये जो मिश्रित पिरामिड होता है वो है आपका एक विमीय आरेख। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके जो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कि वारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सल में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेसित किया। तो सबसे पहले ये याद रखना कि वारेनियस ने ज्योग्राफिया जनरलिस्ट नामक किताब लिखी थी, ना कि ज्योग्राफी यूनिवर्सल। तो आपको यहाँ पे सोच लेना है कि आपका ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। अगला है कि रेडजल ने राज्य की जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है आपका कौन सा, वो है कि आपका कि अल मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। तो अल मसूदी ने जो है किया था, सही है कि नहीं सही है, तो वो भी आपका सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पे देखना है कि 1 2 सही है या 1 3 सही है या 2 3 सही है या 1 2 3 सही है। तो आपके जो सही हैं वो हैं आपके 2 और 3, ना कि पहला, क्योंकि ज्योग्राफी यूनिवर्सल इन्होंने नहीं लिखा था। ज्योग्राफी यूनिवर्सल किसने लिखा था वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आपको बताते चले कि जो वारेनियस महोदय थे उन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस्ट लिखा था और उसमें भूगोल को 2 भागों में विभक्त किया था, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल में। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं, ऑप्शन दिए हुए मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकीर्ण बस्तियां जो आपकी मिलती हैं वो आपकी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। अब मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया का भाग कैसा है, किस प्रकार का भाग है वो आपको बताना है, पठारी है कि रेगिस्तानी है वो आपको बताना है, आपके दिमाग में आ गया होगा। और आपको बताते चले कि जो नील नदी घाटी का जो डेल्टा है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर सघन बस्तियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का कार्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं वानिकी एवं खनन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, दुग्ध व्यवसाय, डेयरी ऑक्यूपेशन, उसके बाद मछली पालन या फिशिंग या उपरोक्त सभी। तो आपके सभी आते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है, मतलब किस प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न मिलता है। ऑप्शन दिए हुए रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या नेबुला प्रतिरूप। तो जो है आपका रेक्टेंगुलर जो है पैटर्न मिलता है यहाँ पे जो जलोढ़ मैदान होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नगर दिए हुए हैं और वो नगर किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार का उनका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी क्या है वो आपका दिया हुआ है, तो आपको उससे मिलाना है। तो आपको जो मालूम है कि आपका जो नई दिल्ली है वो क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में जानी जाती है, तो आपका ए का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो रोम है, रोम आपको मालूम है कि एक कल्चरल सिटी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जो दुर्गापुर है ये आपका जो है
औद्योगिक नगर के रूप में, और मसूरी जो है आपका जो है हिल स्टेशन या रिसोर्ट शहर या स्वास्थ्य शहर जाना जाता है। तो आप जब मिलाएंगे तो आपका जो बी नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे कई प्रश्नों के तैयार होने की संभावना बन जाती है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए वो बेहतर रहेगा। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ सन नगर और उसका प्रतिपादक दिए हुए हैं पैट्रिक गेडी जो से संबंधित है। दूसरा मेगालोपोलिस जेफरसन दिया हुआ है। कोटयाकार जेके जिफ दिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले जो मेगालोपोलिस शब्द है ये जेफरसन की जगह पे किसने दिया था, ये दिया था आपका जीन गॉटमैन महोदय ने, ठीक है। और जो सन नगर है कोनर्वेशन है वो गेडीज ने दिया था, समझ रहे हैं। कोटयाकार नियम जो है वो भी जेके जिफ ने दिया था, लेकिन मार्क जेफरसन ने मेगालोपोलिस ना देकर के जो सेंट्रल प्लेस वर्ड है वो उन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक शहर या प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अब आपको बताते चले कि जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे जिनका नाम था लुइस मम्फोर्ड, उनके नाम पे इलाहाबाद में एक जो है मम्फोर्डगंज भी है, आपको मालूम होगा। निम्न नगरों के कार्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत नगरों की 6 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 6 अवस्थाएं बताई थी? ईओपोलिस मतलब कि नगर की जब शुरुआत होता है और शुरुआत से लेकर जब तक समाप्त हो जाता है तब तक की इस अवस्थाओं को बताया है। ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो आपको इन सीक्वेंस को याद कर लेना है क्योंकि कभी-कभी परीक्षाओं में इनका सीक्वेंस लगाने को पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन दिए हुए हैं गामा किरणों की, एक्स किरणों की, रेडियो किरणों की और पराबैंगनी किरणों की। तो जो दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा है रेडियो किरणों की। अब आपको बताते चले जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो आपको बताते चले जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है और सबसे कम होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं जहां पे सबसे कम होती है वेवलेंथ वहां से लेके अधिक की ओर अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी होती है गामा की, फिर उसके बाद एक्स रेज की, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट या फिर पराबैंगनी की, फिर उसके बाद विजिबल की, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड के बाद आपका रेडियो वेव माइक्रोवेव की, फिर उसके बाद रेडियो वेव की, फिर टेलीविजन वेव्स। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो क्या सीक्वेंस हुआ? गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी वेव और आपका जो है ये समझ रहे हैं रेडियो और टीवी वेव। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। अगला प्रश्न है कि कोटि आकार नियम के अनुसार यदि 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या आपकी 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, समझ रहे हैं। तो आपकी जो है 15 लाख है तो उनमें से सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो जब आप 5 गुना करेंगे इसको तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो आपको ये देख लेना है कि 75 लाख हो जाएगी। अब जो है आपको बताते चले कि जो है कि जो कोटि आकार का नियम है ये जो दिया था वो दिया था जेके जिफ ने 1949 में, और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला डेराइव किया था। वो फार्मूला क्या था तो आपको बताना है, ठीक है। और ये जो कोटि आकार नियम दिया था वो था एक कॉन्सेप्चुअल मतलब कि एक मॉडल था जो किसी प्रदेश में नगरीय बस्तियों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप को बताता था, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च स्थिर अवस्था मतलब हाई स्टेशनरी स्टेज, दूसरा है प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, समझ रहे हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, दूसरा है देर से बढ़ती हुई अवस्था मतलब कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, और उसके बाद निम्न स्थिर अवस्था लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। तो इसमें जो अल्प विकास की अवस्था थी वो थी हाई स्टेशनरी स्टेज मतलब कि उच्च स्थिर अवस्था। तो आपको बताते चले कि जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है उसकी जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो किया था 1929 में थॉमसन महोदय ने, जबकि उस समय जो है जो अवस्थाओं की संख्या थी, स्टेजेस थे, वो केवल 3 थे। और उसके बाद नोटेस्टीन महोदय ने इनको 4 किया और 1945 में इन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद क्लार्क महोदय ने 5 किया। तो ये सब एक पूरा प्रक्रिया है जिसको हम लोग जब लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था? तो किसने दिया था? थॉमसन ने। कब दिया था? 1929 में।
उसके अलावा नोटेस्टीन ने कब दिया था, तो नोटेस्टीन ने 1945 में दिया था। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है। और आपको बताते चले कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये विकसित देशों स्पेशली यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर, मृत्यु दर और उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अनुसार जनसंख्या विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है और जनसांख्यिकी में उच्च स्थिर अवस्था अल्प विकास को दर्शाती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया है गुरुत्व मॉडल मतलब ग्रेविटेशनल मॉडल स्टीवर्ट का, तो ये आपका सही है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लीस्ट एफर्ट थ्योरी, ये आपका जेके जिफ का, ये भी सही है। अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर, समझ रहे हैं। तो आपके जो भी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, समझ रहे हैं। तो ये जो तीनों दिए हुए मॉडल मेरे हिसाब से तीनों सही हैं। आपका कूट क्या दिया हुआ है कि केवल 1-2 सही है या 2-3 सही या 1-3 सही या 1-2-3, तो मेरे हिसाब से जो 3 था तो तीनों सही हैं। अब जो है अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है किसका, घटती जन्म मृत्यु दर का, घटती जन्म दर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों का है कि घटती मृत्यु दर है और घटती जन्म दर, इसकी वजह से जो है जनसंख्या में उम्र बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन या दूर संवेदन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब दूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं कि भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका सही है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा दिया हुआ है सन साइक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण होता है, मतलब कि ये पोलर ऑर्बिटिंग होते हैं, तो ये भी आपकी बात सही है। तीसरा है एक्स किरणें प्रमुखता सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होती है, तो एक्स किरणें नहीं यूज होती हैं, बल्कि इसकी जगह पे क्या यूज होती हैं, ज्यादातर विजुअल जो वेव्स होती हैं इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये ज्यादातर यूज होती हैं जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं। तो ये आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो रिमोट सेंसिंग के बारे में सही नहीं है। और जो अगला है कि इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट अंतरिक्ष में अपना जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, 1975 में। अगला आप जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं मिश्रित खेती, विस्तृत खेती, उद्यान कृषि या गहन खेती, तो वो कहते हैं आपका विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब फसलों के समूह दिए हुए हैं रबड़, चावल, जूट, जौ, जूट, चाय, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, मक्का। तो जो आपका समूह है वो आपका सही सम्मिलित है, कौन सा, रबड़, चाय, जूट, ये आपका सही है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर कौन सा दिया हुआ है, तो उत्तर भी आपका जो है यही है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप नहीं है। ऑप्शन दिए हुए चन्ना, फेजेंडा, मिल्पा या उपरोक्त में से सभी। तो जो फेजेंडा है वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, जबकि चन्ना जो है, चन्ना जो कि आपको मालूम है कि श्रीलंका में जो है जो स्थानीय खेती की जाती है उसे कहते हैं। मिल्पा जो है आपकी जो कही जाती है, कहाँ कही जाती है, आपको सोचना है, आप बताइएगा कहाँ की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो फेजेंडा है ये ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसको काफी बंदरगाह कहा जाता है, वो कौन सा है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, वो आपको मुझे बताना है। और आपको बताते चले कि विश्व में जो स्थानांतरित कृषि है उनके प्रकारों को वहां के स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वियतनाम और लाओस में रे कहा जाता है, मालागासी या मेडागास्कर जिसे कहते हैं हावी कहा जाता है, मसोले जो है कांगो में कहा जाता है, समझ रहे हैं, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है, कैनिंग फिलीपींस में, और चेन्ना श्रीलंका में, हुमा जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि मिल्पा कहाँ कहा जाता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि कूट दिए हुए हैं, मतलब कथन और कारण दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, ये आपका सही है स्टेटमेंट। अगला है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो ये जो है आपके दोनों कथन सही, मतलब कि इसमें क्या है कि पहला तो कथन आपका जो है क्या है कि संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है, तो वो बात सही है आपकी।
फिर उसके बाद ये भी आपका सही है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नीचे वाला कर रहा है, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे और दोनों सही रहेंगे, ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कूट का प्रयोग करना है। एक तरफ सूची 1 दी हुई, दूसरी तरफ सूची 2 दी हुई है, तो एक तरफ लेखक दिए हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं। अब आपको बताते चले कि जो मैं प्रश्न पत्र ओपन करके रखा हूँ उसमें बहुत जगह पे गलत दिया हुआ है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। जो आपको बताया जा रहा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलेशन किया गया है वो कहीं से अलग से लिया गया है जो कि गलत है। तो आपको बताते चले कि जो एक तरफ लेखक दिए हैं जैसे बेवर, तो बेवर जो है आपको मिलाना है कि बेवर किससे संबंधित थे। तो बेवर का जो संबंधित थे वो थे आपके न्यूनतम परिवहन लागत से, मतलब ए का सी हो जाएगा। स्मिथ जो थे अधिकतम लाभ से, 2 का बी हो जाएगा। 3 था होटलिंग, होटलिंग के बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत था। और जो हुअर था, हुअर का जो है न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत था। तो ए का आपका सी हो गया, बी का बी, 2 का बी हो गया, मतलब सी बी, और उसके बाद सी बी सी बी डी ए आपको याद रखना है। तो इस तरफ चले आइएगा, सी बी डी ए मतलब कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए। सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। तो जो अवरोही क्रम है मतलब घटते हुए क्रम है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रोडक्शन की बात की गई है, ना कि भंडारण की बात की है गई। तो यहाँ पे स्टोरेज को न ध्यान रखते हुए केवल प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, तो वो है आपका यूएसए, सऊदी अरब, रूस और ईरान। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आपका जो मैक्सिको है, आपको मालूम है कि वहां पे एक खान है जिसका नाम है चिहुआ हुआ, वो बहुत फेमस खान है पूरे विश्व में, जो कि मैक्सिको में स्थित है, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करती है चांदी का। और जो दूसरी खान है जिसका नाम है हिया लगो या पचुका खान, तो ये आपका जो है सही हो गया। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी जो है टर्मिनल लागत न्यूनतम है। ऑप्शन दिए हुए हैं जल परिवहन, रेल परिवहन और उसके बाद वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो आपका जो जल परिवहन है वो आपका एग्जैक्टली सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है। ऑप्शन दिए हुए इराक, ईरान, कुवैत, यूएसए, लीबिया। यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कतर, इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ईरान, इराक, कतर, मिस्र। तो ये जो है आपका दिया हुआ है ओपेक, मतलब कि आपका जो है 1960 में जो तेल निर्यात कंपनीज थे या तेल निर्यातक या उत्पादक जो देश थे उनका एक संगठन था जो कि 1960 में स्थापित किया गया था। तो उसके अंतर्गत ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के जो लोग थे वो आपके जुड़े हुए थे। मिडिल ईस्ट का मतलब कि आपका पश्चिमी एशिया के लोग जो है इससे जुड़े हुए थे। और इसके अंतर्गत उस समय कुल 13 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन से थे उसमें? अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला थे। और आपको बताते चले कि जो ओपेक है, ओपेक के जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है ऑस्ट्रिया में, वियना में, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मैकिन्डर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी उनकी किताब थी। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, नेशन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। तो जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था वो दिया था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है, उसमें दिया था। अब आपको बताते चलें कि ये जो रिसर्च पेपर है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के जो है बैनर के तले उन्होंने किया था 1904 में, और उसमें ही इन्होंने हर्टलैंड जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो आपको बताते चले कि ये तो आपका हो गया। और अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए महिला साक्षरता, अपराध, घरेलू परिसंपत्तियां और शिशु मृत्यु दर। तो जो आपका जो सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है वो है आपका जो है क्राइम, ठीक है। जबकि महिला साक्षरता मतलब वुमेन लिटरेसी, घरेलू परिसंपत्तियां मतलब डोमेस्टिक जो एसेट्स हैं, और जो शिशु मृत्यु दर है मतलब जो आपका
क्रूड डेथ रेट है, चाइल्ड क्रूड डेथ है, वो आपकी काउंट की जाती है सामाजिक कल्याण के सूचक के रूप में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेनिश, अरबी, टोपिनाड और मंदारिन। तो जो मंदारिन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूएन के अनुसार कुल बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या 6809 है। समझ रहे, लगभग में 7000 के आसपास है, और इनमें से 90% जो भाषाओं का बोलने वाली जो संख्या है वो 1 लाख से कम है, और लगभग 150 से 200 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें 10 लाख से अधिक ज्यादा लोग बोलने वाले हैं। और दुनिया में सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषाएं हैं उनमें पहले नंबर पर मंदारिन है, दूसरे पे स्पेनिश है, तीसरे पे अंग्रेजी है, चौथे पे हिंदी है और पांचवें पे रूसी है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है। ऑप्शन दिए हुए हैं कुवियर महोदय द्वारा, हैडन द्वारा या टोपिनाड द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुवियर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो हैडन महोदय हैं उन्होंने किसके आधार पे किया था, आप सोचिएगा। तो कुवियर ने जो त्वचा के रंग के आधार पे मानव जातियों का, पूरे विश्व की जो मानव जातियां हैं उनका वर्गीकरण किया था, वो 3 वर्गों में किया था। पहला था काकेसाइड, जो कि श्वेत प्रजाति या ल्यूकोडर्म प्रकार की थी। जो मंगोलाइड है वो पीली प्रजाति की थी, मतलब उनकी त्वचा का रंग पीला था, जिन्हों कैथोडर्म कहते हैं। और जो है निग्रोइड, मतलब काली चमड़ी वाले लोग, जिन्हें मेलोडर्म कहते हैं। और जो हैडन महोदय, जैसा कि हमने आप पहले प्रश्न पूछा कि हैडन और हक्सले महोदय ने बालों के रंग और उनकी बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो आपको याद रखना कि त्वचा के रंग के आधार पर कुवियर ने किया था, और हैडन और हक्सले ने बालों की रंग और बनावट के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि किसे मिलता है, क्या, कहां, कैसे। यह आधारभूत बिंदु है मानववादी भूगोल का, कल्याणकारी भूगोल का, प्रादेशिक भूगोल का और क्रमबद्ध भूगोल का। तो यह है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी की एक अप्रोच है, और ये जो दिया था सिद्धांत, ये दिया था स्मिथ महोदय ने। ठीक है, और इसकी जो परिकल्पना आई थी 1970 में आई थी। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ किन क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं वो दिया हुआ है। तो एस्किमो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है, जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है वहां पे मिलती है। ये आपका सही है कि नहीं सही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि एस्किमो वहां मिलते हैं कि नहीं। नहीं, आपका जो एस्किमो है वो कनाडा में है, जो लैप्स हैं, लैप्स आपकी स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है, और जो मसाई है वो आपका पूर्वी अफ्रीका में हो गया, और जो पिग्मी है वो आपका कांगो बेसिन में है। तो आपको एस्किमो और जो लैप्स पाई जाती है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस्किमो जो है आपका कहाँ मिलते हैं, कनाडा में मिलती है। लैप्स आपकी जो है स्कैंडिनेविया हो गया, मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका हो गया, और पिग्मी आपका जो है कांगो बेसिन हो गया। ठीक है, तो आप सीक्वेंस से लगा देंगे। आपका ए का ए हो जाएगा, ए, उसके बाद आपका जो है सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति, बुशमैन और पिग्मी जनजाति। तो जो संबंधित है पशुचारण से वो है आपकी कौन सी, मसाई जनजाति, जो कि पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में पाई जाती है। अब पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में कौन कौन से देश हैं जहां पे मसाई जनजाति पाई जाती है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, वो आपको मुझे बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण की सापेक्ष माप है। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हुए हैं कि माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, विचरण गुणांक और मानक विचलन। तो जो ये है इसका उत्तर है वो है विचरण गुणांक। समझ रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। ऑप्शन दिए हुए हैं सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक विश्व और सांस्कृतिक अर्थ। तो जो सांस्कृतिक अर्थ है वो जो चारों दिए हैं उनके स्केल के आधार पर सबसे छोटा भाग है, जहां से संस्कृतियों का जन्म होता है और वहां से पूरी संस्कृतियों का विकास होता है। जबकि जो सबसे बड़ा है वो आपका परिमंडल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये एक इनका जो है सीक्वेंस है कि जो है सबसे बड़ा जो है क्या है, मतलब पूरा सांस्कृतिक जो है मंडल है, उसके बाद परिमंडल है, फिर सांस्कृतिक प्रदेश है। इस तरह से जो है विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
और आपको बताते चले कि इस आधार पे जो है जो विभाजन किया गया है वो थॉमस और स्पेंसर से जुड़े हुए थे। निफेन, ब्रोएक और व्हिटलेसी इत्यादि लोग जो है जुड़े हुए थे इससे। अब जो है इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृत का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। ऑप्शन दिए हुए निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी और नार्डिक। तो जो कांस्य सभ्यता है उसका जो विकास किया था वो किया था भूमध्य सागरी प्रजाति ने। अब आपको बताते चलें कि जो आपका कांस्य संस्कृत है या फिर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको जो विकसित किया था वो भूमध्य सागरी प्रजाति ने किया, ये आपको मालूम है, ठीक है। और ये जो है काकेशियस जो प्रजाति है उसका एक पार्ट थी और इनकी जो प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं उनका था कि औसत कद होता है, लंबा चेहरा होते हैं, पतले होंठ होते हैं, ठीक है, सीधा ललाट होता है, काली या भूरे बाल होते हैं, शरीर पर साधारण बाल होते हैं, भूरा एवं गेहुआ रंग होता है, ठीक है। और आपको बताते चले कि जो मेडिटेरियन प्रजाति है या भूमध्य सागरी प्रजाति है इसकी 3 उप प्रजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? वास्तविक जो है आपकी भूमध्य सागरी प्रजाति है, अटलांटो मेडिटेरियन प्रजाति है या ईरानी अफगानी प्रजाति है, ठीक है। और इनका जो नामकरण पड़ा है वो भूमध्य सागर के चारों ओर विस्तृत होने के कारण पड़ा है। तो उम्मीद है कि जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2014 का पेपर था ये काफी हद तक बहुत अच्छा था पीजीटी और टीजीटी के मुकाबले। तो ये उम्मीद है कि जो भी आपको 70 प्रश्न तैयार कराए गए उन 70 प्रश्नों से कम 140 प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार हुए, मतलब कुल मिला के हमने 200 प्रश्न इससे तैयार कर लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। जहां भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा, आपको जो है उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।